2025 के आखिर में ईरान में जो हुआ वो वाकई में हैरान करने वाला है। एक छोटी सी बाजार हड़ताल से जो कहानी शुरू हुई वो कुछ ही हफ्तों में एक विनाशकारी युद्ध में बदल गई। ये सब कैसे हुआ? चलिए विरोध से लेकर युद्ध तक की इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक आर्थिक मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध पूरे देश में आग की तरह फैल गया और एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संघर्ष की वजह बन गया? चलिए परत दर परत इस कहानी को खोलते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें, इसकी शुरुआत अर्थव्यवस्था में है। ये जो विद्रोह हुआ वो किसी राजनीतिक विचारधारा की वजह से नहीं, बल्कि आम लोगों की जेब पर जो बोझ पड़ रहा था उसकी वजह से हुआ। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। ये बताते हैं कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। दिसंबर 2025 तक कुल महंगाई 42% तक पहुंच गई थी। लेकिन असली तबाही तो खाने पीने की चीजों में आई थी। दाम 72% तक बढ़ गए थे। जरा सोचिए, रोज की रोटी और सब्जियों के दाम लगभग दोगुने हो गए। सेहत पर होने वाला खर्च 50% बढ़ गया। यही वो आर्थिक दबाव था जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और इस आर्थिक भूचाल का सबसे बड़ा सबूत था रियाल का गिरना। 6 जनवरी तक सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 15 लाख ईरानी रियाल हो गई थी। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये करेंसी का पूरी तरह से तबाह हो जाना था। लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात खाक में मिल गई। तो हुआ ये कि आर्थिक हताशा की ये चिंगारी बहुत जल्द एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आग में बदल गई। जो बात बाजारों से शुरू हुई थी वो अब पूरे देश में फैल चुकी थी। इस टाइमलाइन को देखिए। इससे पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 28 दिसंबर को एक स्थानीय हड़ताल हुई। सिर्फ 2 दिन बाद ये कई शहरों में फैल गई और फिर 8 जनवरी को रजा पहलवी के एक आह्वान के बाद अगले ही दिन करीब 50 लाख लोग सड़कों पर थे। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक चिंगारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। तो यहां हमें टकराव की 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें साफ दिखती हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी थे जो हड़तालों, नारों और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे थे, और दूसरी तरफ सरकार थी जिसका पहला जवाब था इंटरनेट बंद करो और ताकत का इस्तेमाल करके विरोध को कुचल दो। और जब सरकार को लगा कि ये शुरुआती तरीके काम नहीं कर रहे, तो उसने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और क्रूर अभियान शुरू किया। 8 जनवरी का इंटरनेट ब्लैकआउट एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ कम्युनिकेशन रोकने के लिए नहीं था, ये एक तरह से दुनिया की नज़रों से छिपने के लिए एक पर्दा डालने जैसा था, ताकि पर्दे के पीछे जो हो रहा है उसे कोई देख ना सके। और उस पर्दे के पीछे जो हुआ वो वाकई में भयानक था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या का अनुमान 36,500 से भी ज्यादा का है। यह आंकड़ा अपने आप में उस क्रूरता की गवाही देता है। मौतों के अलावा गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला था। 53,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दमन के पैमाने को दिखाते हैं जिसका मकसद आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर देना था। और यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। ईरान का जो अंदरूनी संकट था, अब वो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संघर्ष में बदलने वाला था। तो 28 फरवरी 2026 को ईरान का ये घरेलू संकट एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध बन गया। अमेरिका और इजराइल ने प्रदर्शनों के हिंसक दमन का हवाला देते हुए ईरान पर मिलकर हमला कर दिया। और इस हमले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली घटना थी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत, जिसने ईरान के सत्ता के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अमेरिका के घोषित लक्ष्य क्या थे? जैसा कि यहां देखा जा सकता है, उनका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना था। पहला, उसकी नौसेना को खत्म करना। दूसरा, उसकी मिसाइल और ड्रोन की ताकत को कम करना। तीसरा, ये पक्का करना कि वो परमाणु हथियार न बना सकें। और चौथा, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों को मिलने वाली मदद को रोकना। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जैसा कि माइकल सिंह कहते हैं, अमेरिका ने भले ही आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि वो सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन खामनेई की मौत के साथ असल में हुआ तो यही। अनजाने में ही सही, इस हमले ने ईरान की सत्ता के शिखर को ही गिरा दिया था। इस युद्ध ने फौरन पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। ये लड़ाई सिर्फ ईरान की सीमाओं के अंदर नहीं रुकी। ईरान ने इसका जवाब बहुत बड़े पैमाने पर और बिना सोचे समझे दिया। उसने लगभग सभी पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमला कर दिया, जिससे वो देश भी जंग में खिंच गए जो शायद इससे दूर रहना चाहते थे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही रोककर उसने दुनिया भर के व्यापार पर भी सीधा असर डाला। और जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये ईरान की एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती थी।
अपने उन पड़ोसियों पर हमला करके जो युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने असल में खुद को और भी अकेला कर लिया और अपने खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बना लिया। और इस आग का असर सिर्फ खाड़ी देशों तक ही नहीं रहा। तुर्की जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा डर एक मानवीय संकट का था। एक अस्थिर ईरान का मतलब था लाखों शरणार्थियों का सैलाब, जो पूरे इलाके की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तो आखिर में हम एक ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं जहां पुराना शासन बिखर चुका है, पूरा इलाका युद्ध की आग में जल रहा है और भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। इन स्रोतों ने हमें ये तो बता दिया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो एक सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अब ईरान और इस पूरे क्षेत्र का क्या होगा? और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।